निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ। हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज दिल्ली में भारत मंडपम में 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और ये दोनों कार्यक्रम कौन कौन से होंगे बताएंगे आपको अगले एक घंटे में। और इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। और इस अगले एक घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और अगले एक घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ITU और IMC कांग्रेस के जो समिट है उसका शुभारंभ करने पर तमाम खबरें आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में IMA के जूनियर डॉक्टरों की एकजुटता साफ तौर पर देखी जा रही है। आज IMA के जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर है, इस पर हमारी नजर आएगी। संवाददाताओं से भी लेंगे तमाम अपडेट। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर SCO समिट में शामिल होने वाले हैं। और उसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो भारत कनाडा तनाव पर भी हमारी नजर रहने वाली है। इस पूरे एक घंटे तो पावर पैक शो रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 190 से ज्यादा देशों के नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होंगे शामिल। कोलकाता में अभया के इंसाफ के लिए एकजुट हुए देश भर के जूनियर डॉक्टर। आज OPD और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला। IMA भी दिन भर के उपवास पर। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई। बहराइच के पीड़ित परिवार से आज मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त, स्थिति सामान्य, इंटरनेट सेवा बंद। वक्फ बिल पर JPC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा वक्फ की संपत्ति हड़पने का आरोप। आज भी बैठक में हंगामे के आसार। और राजनयिक गतिरोध बढ़ने के कारण कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने किया निष्कासित। कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को भी बुलाया वापस। ट्रूडो ने कहा भारत के साथ नहीं चाहते कूटनीतिक टकराव। और सुबह की इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करने वाले हैं। यह वैश्विक आयोजन 3000 से अधिक दूरसंचार और तकनीकी नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाएगा। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि इससे भारत डिजिटल संचार और प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने के एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजनों में से एक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा, जिसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। WTSA एक बहुत बड़ा इवेंट है। साल में 4 साल में एक बार होता है। पहली बार एशिया पैसिफिक में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कहा था 6G कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया में होगा, और उसी का ये एफर्ट का रिजल्ट है कि आज इतना बड़ा एक इवेंट इंडिया में हो रहा है। भारत मंडपम में लगभग 3000 से ज़्यादा लोग विश्व भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। 160 कंट्रीज़ के लोग लगभग यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं।
एकेडमिशियंस, विजनरी लीडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, सभी लोगों का ये एक समागम है यहाँ पर। भारत के दूरसंचार विभाग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें हम लोग आगे की जो तकनीक, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में विचार कर उनके क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। प्रधानमंत्री जी का एक विचार है कि भारत इस रेस में आगे हो। जैसे हम लोगों ने 4G में अपना स्टैक डेवलप किया, 5G भी हम अपना करके अब डिप्लॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा 22 महीने में हमने इसको इस्टेब्लिश किया और अब 6G में भी यही कामयाबी हमें हासिल हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ये भारतीय स्टार्टअप और शोध संस्थानों को बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक आवश्यक पेटेंट विकसित करने में जटिल समस्याओं को समझने का मौका भी देता है। इस आयोजन के दौरान विश्व नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, मशीन टू मशीन संचार और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग करेंगे, जिससे हमारे डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमारा भविष्य डिजिटल है और आज उन मानकों को तैयार कर रहे हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को आगे आकार देंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ उत्तम, मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो आज से ITU, WTSA और IMC का भारत में होने वाला है आगाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम से करने वाले हैं इसका शुभारंभ। इससे जुड़ी ताजा जानकारी के साथ तापस भट्टाचार्य दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज ये सीधा रुख करते हैं उनका और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। तापस, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पिछली बार गए थे तो उन्होंने कहा था कि 5G का बाजार जो है वो अमेरिका से भी बड़ा है भारत का। आज जिस तरीके से एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा मेगा इवेंट भारत में होने जा रहा है और इसी मंच से 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की शुरुआत की थी, आज तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक मंच पर लाने का कितना महत्वपूर्ण दिन है तापस? बहुत बड़ा। आप एक आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहेंगे कि 5G जो है सबसे तेजी से भारत में रोल आउट हुआ। पूरे विश्व की अगर बात करें जो रोल आउट होता है, जो उसका जो प्रसार होता है, जो एक तरह से आगे बढ़ता है, वो सबसे तेजी से भारत में हुआ। और आप सोच सकते हैं अब हम बात करें 6G की। जी हाँ, 5G का जो समय है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ जैसे जाएगा, वो थोड़ा कम होता रहेगा। 6G है जो है वो फ्यूचर है और 6G के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। और यही वजह है कि ये जो वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन का जो ये ग्लोबल सिंपोजियम जो इस वक्त भारत मंडपम में ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे इनफैक्ट ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जितने जो जगह हैं, ये हॉल्स हैं, यहाँ पे इसका एग्जीबिशन लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जितने भी एग्जीबिशंस हैं वहाँ पे वो देखेंगे, उनको जो नई तकनीक है उन पे जो काम चल रहा है वो एग्जीबिशन में दिखाया गया है। और जो अहम बात है कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि 5G से आगे जैसे 6G में जाया जाए, वो कैसे जाया जाए। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे विश्व में। आप समझ सकते हैं कि पहली बार ये जो ग्लोबल सिंपोजियम है, ये जो पहली बार ये जो पूरा ये जितना बड़ा इवेंट है 4 साल में एक बार होता है, वो इस बार पहली बार एशिया पैसिफिक में हो रहा है। वो भी हो कहा रहा है भारत में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बाजार ये दिखता है पूरे विश्व को। और 6G का ये जितने भी बड़े कंपनीज हैं, वेंडर्स है, जिस पे जो स्टेक होल्डर्स है, वो इस वक्त इस जगह पे उपस्थित है। और इसी के साथ साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो इस पर 8वां संस्करण है उसका यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसका भी इस बार प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो ये दोनों ही चीजें दर्शाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे बात की जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कैसी बात की जाए, 6G जो एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताया उस पे कैसे बात की जाए। ये जो पूरा जो चीजें हैं इस पे अगले 10 दिन इस पे काम चलेगा, बात चलेगी और इसका एक स्टैंडर्डाइजेशन वो निकल के आएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही आप लगातार वहां पर बने रहिए और एक एक अपडेट्स हमारे तक पहुंचाते रहेगा। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही कार्यक्रमों का उद्घाटन है आज और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो इस पर नजर रहेगी लगातार हमारे। लेकिन इसी बीच नया समय वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ेंगे आगे और रुख करते हैं अगली खबर का, जो है कोलकाता से, जहां पर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सीबीआई इस मामले की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट को दे रही है। पिछले सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच के दायरे में हैं और अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स यानी कि NTF को भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं NTF को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर अपने सुझाव भी देने हैं। तो आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जहां सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर दाखिल करेगी। साथ ही NTF की रिपोर्ट का भी इंतजार है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई शुरू की है और एक के बाद एक सुनवाई हो रही है, जिसमें आज भी सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई है, जिसको लेकर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर सुझाव NTF देगा, यानी कि नेशनल टास्क फोर्स देगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन अब 11वें दिन आ पहुंचा है और आज भी जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ चुकी है और उनके समर्थन में आज देश भर के जूनियर डॉक्टरों के संघ ने आज OPD और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया है। इनके समर्थन में IMA के जूनियर डॉक्टर भी अब आ चुके हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर है। तो वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा और इन सारे मुद्दों पर IMA ने आज दोपहर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है, जहां पर बंगाल भाजपा ने भी डॉक्टरों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि ममता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार अभी भी कायम है। बातचीत से अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा। बीते कल डॉक्टरों और मुख्य सचिव की वार्ता भी बिना नतीजे की ही समाप्त हो गई। इसके अलावा आज ममता सरकार के दुर्गा पूजो कार्निवल के प्रति भी निराशा जताई गई है। रविवार को बंगाल के मुख्य सचिव ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स JPD को लिखे पत्र में कहा गया कि ऐसे नाजुक समय में इस तरह का आयोजन ठीक नहीं है। तो देश भर में आज डॉक्टरों का प्रदर्शन रहने वाला है। वहीं IMA के जूनियर डॉक्टर आज भूख हड़ताल पर रहेंगे और ताज़ा जानकारी के साथ देश भर के अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़ रहे हैं कोलकाता से, वहीं नितेंद्र दिल्ली से जुड़ गए हैं और मधुरेश जुड़ गए हैं पटना एम्स से। सबसे पहले प्रसन्नजीत का रुख करना चाहेंगे। प्रसन्नजीत, आज 2 मुख्य चीज़ें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। इसके अलावा आज जो भी डॉक्टर हैं उससे साफ ये संदेश तो जा रहा है देश भर के डॉक्टरों का कि जब तक अभया को न्याय नहीं मिल जाता ये सभी डॉक्टर एकजुट रहेंगे और एकजुटता दिखाने के लिए आज IMA भी आगे बढ़ा है। IMA के जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जो एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है डॉक्टर्स के बीच और मुख्य सचिव के बीच, जिन 10 मांगों को रखा गया, क्या वो नतीजा बेनतीजा रही या किन्हीं मांगों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं सीरियस या फिर गंभीर होती हुई नजर आई? हाँ, देखिए, कल का जो बैठक है वो पूरी तरह से बेनतीजा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब कहना जा रहा है कि डॉक्टर जो कह रहे हैं कि आज ये जो कोर्ट का सुनवाई है, कोर्ट के सामने सरकार अपना बातें रखने के लिए ये सारे जो मीटिंग का सिलसिला है ये करवा लिया और हो सकता है कि अदालत में प्रदेश सरकार की तरफ से बताया जाए कि हमने बहुत कोशिश किया है लेकिन कुछ हुआ नहीं।
डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ मीटिंग दिखावे के लिए था, इसमें ना कोई एजेंडा और ना सरकार की तरफ से कोई मंशा दिखा गया कि इस गतिरोध को किस तरह से रोका जाए या गतिरोध को किस तरह से यहाँ इस स्थिति से बाहर निकाला जाए। ये ऐसा कोई रूप सरकार की तरफ से दिखा नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात है कि आप जैसे कह रही थी कि अदालत में सुनवाई है, साथ ही साथ आज कोलकाता में काफी महत्वपूर्ण है इस कारण क्योंकि एक तरफ जो पूजा कार्निवल के बारे में आपने जिक्र किया है वो पूजा कार्निवल है और अभी सुबह सुबह कोलकाता पुलिस की तरफ से वो जो हमारे कोलकाता की धर्मतला इलाका है आप जानते हैं वहां पे धारा 163 लगाया गया है बीएनसी का। तो अभी जो पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा की तरफ से ये ऑर्डर निकाला गया, मतलब जो बाकी सारे प्रोग्राम रखा गया है, जूनियर डॉक्टर की तरफ से मानव श्रृंखल रखा गया है, भाजपा की तरफ से एक रैली रखा गया है और बाकी कुछ सिटीजन्स की तरफ से एक द्रोह कार्निवल, मतलब ये जो दुर्गा पूजा कार्निवल की मुकाबला में द्रोह कार्निवल जिसमें सारे सिटीजन्स ज्वाइन करने वाले हैं शाम को 4 बजे, ये सबके ऊपर एक अनऑफिशियल रोक लगाने की कोशिश ये धारा 163 लगाकर, तो एक तरफ से काफी माने घटना बहुल मैं कहना चाहूंगा, यह घटना किस तरफ जाए ये मुझे पता नहीं और साथ ही साथ पूरे देश में तो लोग भूख हड़ताल में है ही। बिल्कुल ठीक है प्रसन्नजीत, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त इसी के साथ हमारे साथ में मधुरेश भी लगातार बने हुए हैं पटना एम्स से। मधुरेश, अगर देखा जाए तो देश भर के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पर है। आज सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हुई है, लेकिन इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की जो चीजें हैं वो पूरे देश में असर डालती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर चालू है? देखिए, अभी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में जो है आज सुबह से ओपीडी सेवा बाधित है और इसका असर जो है वो साफ मरीजों पे देखने को मिल रहा है। मरीज परेशान इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन बात है कि जो डॉक्टर है वो लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और साथ ही सरकार से ऐसे कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जिससे भविष्य में जैसा आरजीकर अस्पताल में हुआ वैसा उनके साथ में ना हो। अभी मैं आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ में हैं और इनसे जानते हैं कि आज इनका प्रोटेस्ट किस तरीके से होगा और क्या कुछ मांगे हैं आपकी सामने। जो आरडीए आईजीआईएमएस की मांगे हैं वो पूरे देश के डिफरेंट कॉलेजेस के आरडीए जेडीए या जो भी एसोसिएशन है आईएमए और आरजीकर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स हैं, सभी की मांगे एक है। 10 सूत्री बातों पर से वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, बातें बेनतीजा निकली, उनका रुख और रवैया पॉजिटिव प्रो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये एजिटेशन पूरे देश भर में है। जहां तक आईजीएमएस का सवाल है, हमने स्ट्राइक का कॉल नहीं लिया है, लेकिन लगातार हम अपना जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग कर रहे हैं। आज भी 11 साढ़े 11 बजे दिन में करेंगे और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है, हम लोग उस पर निगाह बनाए रखते हैं। जैसा फैसला आता है और जैसा रुख और रवैया वहाँ के सरकार का होता है तो हम और बड़ा रुख भी अपना सकते हैं, यहाँ पे भी स्ट्राइक का कॉल ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार की मंशा है, उनका रवैया है, उनका पॉलिसी है, उनकी नीयत है, उससे हम एकदम संतुष्ट नहीं है। खासकर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत हाई टाइम है कि 5 डॉक्टर्स पिछले 11 दिनों से हंगर स्ट्राइक, 11 डॉक्टर 11 दिनों से डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक्स पे हैं, जिसमें से 5 की क्रिटिकल सिचुएशन है। तब भी आप सिर्फ मीटिंग दिखावे के लिए कर रहे हैं, कोई नतीजा निकालना चाहिए। एक लर्नेड मैच्योर्ड सोसाइटी की तरह डॉक्टर्स ने बिहेव किया है, कोई हुलिगनिज्म क्रिएट नहीं करना चाहते हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग के सामने ये दिखता है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करने का एक बड़ा उद्देश्य है। इसको सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ हम लोगों ने आरडीए आईजीएमएस ने कॉल नहीं लिया है अभी तक स्ट्राइक का। ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट ऑन ड्यूटी रहेगा आज, लेकिन आगे चलकर हम लोग भी हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे अपने जीबीएम मीटिंग में इसको डिसाइड करेंगे। तो आपने सुना कि अभी आईजीआईएमएस में आज किसी तरह का स्ट्राइक नहीं है, जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे ब्लैक रिबन के साथ में, लेकिन पीएमसीएच और एनएमसीएच और इसके साथ ही पटना एम्स में जो है वो ओपीडी सेवा बाधित है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी। जो रूटीन ऑपरेशन वो भी नहीं होंगे
और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे उनके इलाज की जाएगी। जी मधुरेश, नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नितेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस एकजुटता दिखाई है और कहीं ना कहीं छात्रों के प्रदर्शन में साथ खड़े हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर तो आज भूख हड़ताल पे हैं। चिकित्सा सेवा किस तरीके से प्रभावित रह सकती है आज? नितेंद्र, साथ ही साथ डॉक्टर क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जो जूनियर डॉक्टरों का एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर का, उन्होंने एक मीटिंग की है कल भी, और देर रात तक उनकी मीटिंग चली। और पूरे देश भर के जो मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, वो एक मंच पर आना चाहते हैं और एक ये सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक जो इलेक्ट्रिक सर्विस जिसको बोलते हैं गैर जरूरी सेवा है, जिसमें ओपीडी भी आता है या फिर कोई ऐसे जो पहले से प्लान्ड सर्जरी है, उसको उसमें पार्टिसिपेट ना किया जाए। अभी इमरजेंसी सर्विसेज चलेगी, लेकिन इनको बंद करने की आज से कवायद शुरू हो गई है। जो आईएमए की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, उन्होंने आज भूख हड़ताल की भी बात की है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में भूख हड़ताल करेंगे। आईएमए ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि आगे की रणनीति क्या रखेंगे, इस पर वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति को पत्र लिखा है दिल्ली के जो एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर है उन्होंने, और फाइमा की तरफ से भी पत्र लिखा गया है, और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा गया कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि आज से ओपीडी सर्विसेज प्रभावित होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि करीब करीब 1200 एम्स में 1200 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो ओपीडी में बैठते हैं। तो अगर वो नहीं आज पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित तौर पे उसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सर्जरी पर भी असर पड़ेगी, क्योंकि जानते हैं कि बहुत दिनों बाद लोगों को ओपीडी का या फिर जो सर्जरी का डेट मिलता है एम्स में, वो डिले होता चला जाएगा। तो उसका सीधा असर अस्पताल के ऊपर पड़ेगा, मरीजों पर पड़ेगा, मरीज परेशान होंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों बाद जब सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एक मंच पर आ जाएंगे तो ये 48 घंटे का अल्टीमेटम देंगे सभी अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हम लोग आगे काम नहीं करेंगे, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने की भी ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर मरीजों के लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। जो नेशनल टास्क फोर्स बना हुआ है, उसको स्पेशल टास्क फोर्स बना हुआ, उसको उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे डॉक्टर आर पार के मूड में है और वो आगे अपने जो स्ट्राइक है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है नितेंद्र, प्रसन्नजीत और मधुरेश, यानी कि देश भर में इस समय डॉक्टरों में गुस्सा है, आम जनता में गुस्सा है। डॉक्टर से एकजुटता दिखाते हुए आईएमए ने आज भूख हड़ताल का ऐलान तो किया ही है, साथ ही साथ सबकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई पर भी रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी बहराइच की, जहां सांप्रदायिक हिंसा बिगड़ने के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मृतक परिवार के परिजनों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी पीड़ा। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बहराइच की, जहां पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद फिलहाल स्थिति सामान्य हो रही है और हालांकि एहतियात के तौर पे इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। वहीं योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दिए।
लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक के परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए और अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए वो बहराइच पहुंचेंगे। तो योगी सरकार जो फिलहाल एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ था और उसके बाद में फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है। हालांकि पुलिस फोर्स भी वहां पर लगातार मौजूद है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त बहराइच से हमारे संवाददाता रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचने वाले हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री यहां आएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करें। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि हम पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, यानी सरकार का जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है कि पीड़ित परिवार जिसके साथ ये घटना घटित हुई उसके साथ है। देखिए, ये पूरा अगर मामला आप देखिए ना कि एक संस्कृति को ना मानना, किसी धर्म को ना मानना, किसी की सहमतियां किसी के साथ ना होना, ये बेसिकली विवाद वहां है। मूर्ति पूजा में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था और यहाँ से 500 मीटर पीछे जहां हम खड़े हैं, अभी हमने पूरी आपको तस्वीरें भेजी हैं। अभी तक आग जल रही कई दुकानों में। हीरो की एक एजेंसी है जिसमें आग लगा दी गई, एक नर्सिंग होम है जिसमें आग लगा दी गई। तो अभी तक आग जल रही, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। पीएससी मूव कर रही है, सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ लगाया गया है कि ये जो घटना है इसका प्रभाव गांव-गांव तक न पड़े, पुलिस के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसको एक जगह सेंट्रलाइज करके, और गुस्सा इनका धीरे धीरे खत्म हुआ है। कल के बाद जैसे क्रिमेशन हुआ तो गुस्सा भी खत्म हुआ है जी। तो आज स्थिति अभी तक सामान्य दिख रही है। अब लग रहा है कि ये धीरे धीरे करके सामान्य होगा। साथ ही साथ रामेंद्र, जिस तरीके से योगी सरकार ने त्वरित कड़ी कार्रवाई करी है, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जाता हुआ दिख रहा है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं ये एक नजीर पेश करेगा। देखिए, ये इलाका जो बहराइच का इलाका है, जो लोग जानते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों धर्मों के लोग लगभग बराबर की स्थिति जहां मासी इलाका में खड़े हैं। तो ये इलाका ऐसा है और इसीलिए इस पर संदेश है कि कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कानून हाथ में लेने की अनुमति सरकार नहीं देगी। और इसीलिए सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ लगाया गया। उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं जिन्होंने हत्या की थी मिश्रा परिवार के लड़के की, तो उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और पुलिस लगातार आक्रामक कार्रवाई कर रहा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं। तो ये स्पष्ट संदेश है मुख्यमंत्री का। उन्होंने वीडियो करके कहा है कि जो लोग इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं ये वसूली उन्हीं से होगी। जाहिर है कि इस तरीके की घटनाएं रोकी जाए। तो स्पष्ट संदेश है सरकार का। सरकार के संदेश में कोई हिलावाली नहीं है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार वहां पर बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की, जहां जब कल बैठक हुई तो विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने बहिष्कार किया, वॉकआउट किया। अब आगे आज क्या होने वाला है, इस पर जुड़ी ताज़ा जानकारी आप तक साझा करेंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई आइडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, आइडियल मंडूसी की हार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक होनी है और आज जेपीसी की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी वक्फ संशोधन बिल पर मौखिक साक्ष्य रखेंगे। आपको बता दें कि बीते कल हुई बैठक में जमीयत उलमा हिंद के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे, लेकिन उस समय बैठक में खासा हंगामा हुआ जब विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपेडी द्वारा कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मणिपेडी ने कर्नाटक सरकार और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आरोप लगाए। वक्फ के 2.3 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वाली मणिपेडी कमेटी की रिपोर्ट 26 मार्च 2012 को तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को दी गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ भूमि प्रशासन के तहत एक विशाल भूमि घोटाला हो रहा है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर भी उंगली उठाई। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। तो वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक का आज भी महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि कल जो बैठक हुई वो हंगामेदार रही। शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आज भी जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल काफी हंगामेदार रहा था। अनवर मणिपेडी ने जिस तरीके से रिपोर्ट का हवाला दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर कहीं ना कहीं आरोप पेश किए, इससे पहले भी वो सदानंद गौड़ा के सरकार के समय पर भी इस तरीके के आरोप पेश कर चुके हैं। आज कैसा दिन रहने वाला है? क्या आज भी हंगामेदार रहने वाला है? और शैलेंद्र, जब इस बिल को पेश किया गया था किरण रिजिजू की तरफ से, तब कांग्रेस ने ही कहा था कि जेपीसी बिठाइए, बात करेंगे और फिर इस बिल को आप पास करवाइएगा, लेकिन अब वो खुद ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भावना इसलिए बनाई गई थी जिसमें सभी पक्षों से राय जानी जाए वक्फ संशोधन बिल को लेकर। क्या सुझाव हैं, क्या राय है, क्या आपत्ति है। चूँकि ये शिकायतें बहुत आई कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसके राजस्व का बंदरबांट हो रहा है और कुछ अधिकारियों, कुछ राजनेताओं और कुछ मुलतवियों की साठगांठ से जो एक बड़ा राजस्व है वो पैसा इधर उधर किया जा रहा है, बजाय मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो। और एक रिपोर्ट आई थी 2012 में जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें न केवल मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि कांग्रेस के तकरीबन आधा दर्जन कर्नाटक के बड़े नेताओं पर यह आरोप लगाया गया और जिसका जिक्र जब कल जेपीसी की बैठक में हुआ तो विपक्षी सांसदों ने उस पर हंगामा किया और कहा कि जेपीसी का ये एक तरह से देखें ये काम नहीं है, ये एक तरह से राजनीति से प्रेरित होकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें हंगामा हुआ और विपक्षी सदस्य वॉकआउट कर गए। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 80% से ज़्यादा जो रकम है जो राजस्व आता है उसका हेर फेर कर लिया जाता है। बड़े बड़े मॉल, होटल्स वक्फ की ज़मीन पर चल रहे हैं, लेकिन उसके पैसे को मुस्लिम गरीबों के कल्याण में खर्च नहीं किया जा रहा, उनके ज़मीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुत सस्ते दर पर वो लीज पे दिया गया है। तो उसकी जांच क्यों आगे नहीं बढ़ाई कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में, उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की साठगांठ है, इसलिए उस पर बहुत विस्तृत जांच नहीं की जा रही है जिससे स्पष्टता आए। तो वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले पहले भी सामने आते रहे। कर्नाटक में ये बहुत चर्चित है। हम जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट का एक मामला पहले से, एक दूसरा जो मामला है जिस पर बीजेपी निशाने साध रही है कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिक आधार पर। कांग्रेस के तमाम नेता उन पर भी जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग के मामले में कांग्रेस के नेताओं का घिरना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जेपीसी की बैठक में इसको लेकर जब बात हुई तब हमने देखा कि विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। कल विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, जेपीसी ने उन्हें आमंत्रित किया था। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो प्रतिनिधि हैं वो एक तरह से मौखिक पक्ष या साक्ष्य रखेंगे। तो अब जेपीसी की जो बैठक हुई, अलग अलग राज्यों में जाकर कई प्रतिनिधियों को बुलाया गया, मुस्लिम प्रतिनिधियों को, जमीयत उलमा हिंद को, इसके साथ ही साथ अजमेर से मुस्लिम प्रतिनिधि आए, मुंबई से आए, लखनऊ से आए, तो सभी पक्षों की एक तरह से राय जान ली गई है। अब जब संसद का सत्र शुरू होगा उससे पहले रिपोर्ट तैयार होगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो काफी अहम ये बैठक रही कल, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी सांसद है वो वॉकआउट करते भी इस अहम बैठक से नजर आए हैं।
बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के इस्लामाबाद दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान विदेश मंत्री SCO की बैठक में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद एस जयशंकर SCO सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित स्वागत भोज में भी शामिल होंगे। करीब 9 साल बाद ये पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के इस्लामाबाद दौरे पे, जहां शंघाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि इस्लामाबाद में ये बैठक हो रही है जिसमें विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अक्षय डोंगरे जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, शंघाई कोऑपरेशन की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण है ये शिखर सम्मेलन? इसके इतर विदेश मंत्री इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, इसके मायने साफ तौर पे यही निकाले जा सकते हैं कि जब ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स की बात होती है या फिर दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट की बात हो, उसकी ग्रोथ की बात हो, तो भारत कभी पीछे नहीं हटा है। चाहे वो दौरा, चाहे वो समिट पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, चाहे वो भारत में हो या फिर दुनिया के किसी भी अन्य देश में हो, भारत उसी संजीदगी के साथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए हर कदम उठाता रहेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 9 साल बाद विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर है। और एक काफी अहम बात मैं आपको बता दूं तो डॉक्टर एस जयशंकर 2015 में आखिरी बार जब पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तब वे फॉरेन सेक्रेटरी थे, आज वे विदेश मंत्री खुद है। तो काफी कुछ बदला है इन 9 सालों में। और लेकिन एक चीज जो स्पष्ट है वो यही रहेगी कि भारत का कहीं ना कहीं जो स्टैंड रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वो बरकरार है कि जो भी एफर्ट्स लगाने हो भारत की तरफ से, भारत हमेशा समर्थन में खड़ा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात आती है। और अब अगर बात की जाए इस SCO समिट की, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो ग्रुप है इसमें कई ऐसे देश है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, जैसे कि चाइना, भारत खुद दुनिया की सबसे एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आपके पास रशिया है, फिर इसमें ईरान जैसे देश है, सेंट्रल एशिया के कई सारे देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक फोरम भी अब तेजी से बढ़ रहा है, बेहद मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही वैश्विक पटल पर काफी अहम भूमिका रखता है। तो सब देशों की नजर रहने वाली है कि किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, किस तरह की बातें की जाएगी। क्योंकि रशिया की बात की जाए तो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयड है, ईरान जो इसका सदस्य है SCO का, वो खुद उसका वहां टेंशन है इजराइल के साथ में ईरान की। तो किस तरह से स्टेटमेंट्स इश्यू की जाती है और किस तरह से बातें की जाती है SCO में, क्या फैसले लिए जाएंगे, ये देखने वाली चीज है। बिल्कुल, इस पर नजर तो हम सभी की रहेगी ही, लेकिन फिलहाल अक्षय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने के कनाडा सरकार के प्रयास का भारत ने करारा जवाब दे दिया है। भारत ने न केवल ट्रूडो सरकार के इन आरोपों को खारिज कर दिया है बल्कि सुरक्षा का हवाला देकर कनाडा से अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही भारत ने प्रभारी उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिक निष्कासित कर दिए हैं और 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश भी दे दिया है। एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को घसीटने के कनाडा सरकार के प्रयास पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बेतुके आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए भारत ने इन्हें ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया। हालांकि बयान में मामले का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संकेत यही है कि यह मुद्दा जून 2023 के निज्जर हत्या मामले से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को तथ्यहीन और भारत पर कीचड़ उछालने की सोची समझी रणनीति बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के बार बार अनुरोध के बावजूद कनाडा सरकार ने कोई सबूत साझा नहीं किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में प्रधानमंत्री ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये का बिंदुवार जिक्र किया। बयान में कहा गया कि ट्रूडो मंत्रिमंडल में भारत को लेकर चरमपंथी अलगाववादी एजेंडे वालों को जगह दी गई। उनकी सरकार भारत के संबंध में अलगाववादी विचारधारा के समर्थक राजनीतिक दल पर निर्भर रही।
ट्रूडो सरकार पर कनाडाई राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप की अनदेखी के आरोपों का जिक्र करते हुए भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार उस नुकसान की भरपाई के लिए जानबूझकर भारत को घसीटने का प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो सरकार ने हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में जानबूझकर जगह दे रखी है ताकि वो भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक प्रमुखों को डराए धमकाएं। इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को मौत की धमकियां तक दिया जाना शामिल है। इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है। भारत ने कहा कि कनाडा में रह रहे आतंकियों और संगठित अपराध सरगनाओं के प्रत्यर्पण के बार बार अनुरोधों को नहीं माना गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में भारत स्थित कनाडाई उच्चायोग की गतिविधियों का उल्लेख किया और उस पर कनाडाई शासन के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मनगढ़ंत आरोप लगाने के कनाडाई सरकार के ताजा प्रयासों को लेकर आगे के कदम उठाने का भारत का अधिकार सुरक्षित है। और इसी पर चलिए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता मेघना देवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मेघना, जिस तरीके से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर क्या कुछ असर हमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्योंकि कनाडा ने जिस तरीके से कदम उठाया उसका करारा जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया। देखिए, अब जो रिश्ते कृतिका आप बात कर रही हैं, वो रिश्ते अभी बहुत ही अगर हम देखें तो जर्जर स्थिति में है, क्योंकि ऐसी जो परिस्थिति अब खड़ी हुई है जब डिप्लोमेट्स के ऊपर, हाई कमिश्नर्स के ऊपर जब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं मर्डर इन्वेस्टिगेशन के, तो ऐसे में भारत ने जिस तरीके की कड़ी प्रतिक्रिया दी है उससे साफ तौर पर, और कड़ी प्रतिक्रिया के साथ साथ ही जो बड़े कदम उठाए हैं उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि आगे भी कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया देने में या बड़े कदम उठाने में भारत हिचकिचाएगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कनाडा की तरफ से लगातार ऐसी कई कोशिशें की जा रही हैं, लगातार ये बोला जाता रहा है कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, लेकिन भारत ने जब सबूत मांगे हैं तब कनाडा कोई भी सबूत देने में असमर्थ रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे हाई कमिश्नर और भारतीय जो राजनयिक हैं उनको बुलाया गया है, इंडियन डिप्लोमेट्स को वापस भारत बुलाया गया है, उनको ये कहकर बुलाया गया है कि भारत को कनाडा की सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो हमारे हाई कमिश्नर्स को या डिप्लोमेट्स को कोई सुरक्षा दे पाएगी, और उनकी सुरक्षा पर भारत को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वापस बुलाया जा रहा है। पिछले कृतिका अगर हम पिछले साल तकरीबन पूरा साल देखें तो कई जगहों पर हमने ये देखा है कि लगातार जान से मारने की धमकी हो या फिर और अन्य किस्म की डराने धमकाने की कई तरह की धमकियां लगातार हमारे डिप्लोमेट्स को मिलती रही हैं, जो कि जिसको कि कनाडा सरकार ने जिसके खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लिया और इसको कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इससे आपको पता लगाया जा सकता है कि कितनी कनाडा सरकार एंटी इंडिया एजेंडा चलाने में संलिप्त है। इसके साथ साथ मेघना, भारत ने करारा जवाब तो दिया ही है कि क्या, और इसके साथ क्या विदेश मंत्रालय ने, क्योंकि कनाडा में भारतवंशी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, क्या उनके लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि हमने पिछले समय कुछ पहले देखा था कि वीजा प्रणाली जो है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, फिर उसको बहाल कर दिया गया था। अब जो वहाँ इतनी बड़ी तादाद में भारतवंशी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उच्चायुक्त के लिए सुरक्षा का हवाला दिया है भारत ने, तो क्या वहाँ जो भारतवंशी रह रहे हैं उसके लिए भी विदेश मंत्रालय सजग है? बिल्कुल, देखिए अगर हम देखते हैं कि हमारे जो हाई कमिश्नर हैं या फिर हमारे डिप्लोमेट्स को जब किसी भी हाई कमीशन से या एम्बेसी से किसी भी मिशन से वापस बुलाया जाता है तो ऐसे में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि वहां पर रहने वाला जो डायस्पोरा है, वहां पर रहने वाले जो भारतवंशी हैं, उनको किस तरीके से असिस्टेंस मिल पाएगी। तो ये चीज भी बेशक विदेश मंत्रालय ने संज्ञान में ली होगी, लेकिन ये अगर आने वाले समय में अगर इंडियन डायस्पोरा के लिए, भारतवंशियों के लिए कोई एडवाइजरी जारी होती है तो ये हो सकता है कि कोई एडवाइजरी जारी की जाए कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, या उसके साथ ही अगर हम देखें तो वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन की किस तरीके से भारत एनालाइज करता है कनाडा में, तो इन सभी चीजों के मद्देनजर कोई एडवाइजरी जारी होने की संभावना जताई जा सकती है। लेकिन अगर इसके साथ ही अगर हम देखें तो कनाडा में जो परिस्थिति है, जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट एजेंडा वाले लोग, टेररिस्ट एजेंडा वाले लोग जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। भारत लगातार जिस तरीके से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी भेजता रहा है लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सब देखते हुए ये बेशक लगता है कि, और ना केवल जिस तरीके से मैंने बताया, ना केवल हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स
को डेथ थ्रेट्स मिले हैं या जान से मारने की धमकियां और अन्य धमकियां मिली हैं, बल्कि उसके साथ ही भारतीय समुदाय के जो लीडर्स होते हैं, जो डायस्पोरा में भी कई लीडर्स होते हैं, उनको भी लगातार इस तरीके की धमकियां मिलती रही हैं। तो उनके लिए भी बेशक ये एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, और अगर आगे कोई एडवाइजरी जारी होती है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। चलिए मेघना, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय भारत कनाडा के रिश्ते जो हैं वो बेहद ही नाजुक हैं, और जिस तरीके से भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि भारत अपने रुख के साथ अड़िग है। बिल्कुल, और इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और अब वक्त तो चला हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की ताज़ा सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या क्या, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संध्या, सुप्रभात। आज जो आपके सामने अखबार है उनमें क्या कुछ अहम सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं बदले हुए भारत की तस्वीर से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो कि आत्मनिर्भर होने के साथ साथ त्वरित कार्रवाई करना भी जानता है। जी हां, आज के सभी प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर भारत और कनाडा के बीच में जिस तरह से खबरें आई हैं, उच्चायुक्त वापस बुलाए गए हैं, उसे स्थान दिया गया है, और कनाडा के 6 डिप्लोमेट निष्कासित किए गए हैं। निज्जर मामले में झूठे आरोपों के बीच ये बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है, इस खबर को प्रकाशित किया गया है। एक और खबर जो कि आज अखबार में हमें देखने को मिली है वो है भारत के आत्मनिर्भर से जुड़ी हुई। आत्मनिर्भर भारत की ताकत पूरी दुनिया किस तरह से देख रही है, उसे आज तमाम आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया गया है। लिखा है कि देश ने हासिल की 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता। 6G तकनीक की अगर बात करें तो 6G तकनीक के पेटेंट में 6 शीर्ष देशों में भारत शामिल है, और उसके अलावा 11 देशों ने भारतीय दवा कानूनों को अपना मानक माना है। तो पहले पेज पर आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है। नवभारत टाइम्स अखबार की बात करते हैं, जिसने पहले पेज पर खबर ली है वो है हवा में घुलने वाले जहर से जुड़ी हुई खबर। जी हां, हवा में जहर जो घुल रहा है उसकी वजह से ना जलेगा तंदूर, ना कूड़ा, बंदिशें लागू। जी हां, दिल्ली और NCR में अब ग्रेप 1 का शिकंजा कस दिया गया है, और ग्रेप 1 के तहत क्या क्या पाबंदियां रहेंगी उसको लेकर के भी आज खबर प्रकाशित है। 1 जनवरी तक पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया है, यानी कि राजधानी में अब आगामी त्योहार के मद्देनजर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। हिंदुस्तान अखबार की बात करते हैं, इस पर सत्ता संग्राम पेज पर आज खबर प्रकाशित है, जिसने लिखा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटों पर एक नाम तय किया है। पार्टी नेताओं ने करीब 4 घंटे चली बैठक में सभी 288 विधानसभा सीटों पर चर्चा की, और उसमें से नाम तय कर लिए गए। एक और खबर की बात करें, यह है जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित की और बताया है कि त्योहार पर भीड़ से निपटने की तैयारी किस तरह से उत्तर रेलवे कर रहा है। उत्तर रेलवे 2950 विशेष रेलगाड़ियां चलाने वाला है। विशेष रेलगाड़ियों में करीब 172% का इजाफा आएगा। तो ये इस व्यवस्था से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया गया है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं, जिसे देश दुनिया पेज पर हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया और बताया कि SCO बैठक में आज विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर शामिल होने वाले हैं, और 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान यात्रा पर संध्या, रहेंगे। यहाँ हम आपको एक पल के लिए रोकना चाहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बहुत पहुंचाना चाहेंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:30 बजे होने वाली है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो आज दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है, और चुनाव आयोग ने 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें अगली तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
तो बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे का ये वक्त दिया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों से जुड़ी अपडेट्स दी जाएंगी और साथ ही तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषि कुमार जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय रखा गया, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 राज्यों में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए बहुत ही ऐसा अभी ये खबर है जिसका कि 2 राज्यों में बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम ने सभी तैयारियां पूरी करने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार था कि ऐलान कब हो। और आज जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन दिया है, जिसमें 3:30 बजे उन्होंने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मंतव्य है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं विधानसभा के और झारखंड में चुनाव होने हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में जो विधानसभा की सीटें खाली हैं, उपचुनाव के तौर पर वहां उन सीटों का भी ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा की 2 सीटें हैं जो कि खाली है, उन पर भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। तो अभी इसका अगर हम देखें तो तकरीबन 45 से अधिक विधानसभा की कुछ सीटें जो कि झारखंड और महाराष्ट्र से अलग हैं वो खाली हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा था और हम सभी जानते हैं कि इन दोनों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो नवंबर के महीने में इन चुनावों को संपन्न कराया जाना है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की जो अगर विधानसभाओं का जो कार्यकाल को अगर देखें तो महाराष्ट्र में भी नवंबर के अंत में और झारखंड में जो 5 जनवरी को उसका विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण दिन है और 2 राज्यों की जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो इन तारीखों के ऐलान के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी और दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी, इससे पहले भी ऋषि हमने देखा था कि दोनों राज्यों में चुनाव आयोग की टीम वहां गई थी, सभी से बातचीत की थी, समीक्षा की थी, चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था, जिसके बाद आज महत्वपूर्ण दिन है जब महाराष्ट्र और झारखंड, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे कि कब चुनावों की तारीखों की घोषणा होगी, तो इस मामले में आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। और क्या आशंकाएं लगाई जा रही कि कब तक चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक चुनावों की तारीखों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया नवंबर में ये चुनाव होने ही है, क्योंकि चुनाव आयोग भी इस बात के संकेत दे चुका है और जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, विधानसभा का जो कार्यकाल है उन सब के लिहाज से नवंबर में ये चुनाव होने हैं। लेकिन हम जानते हैं कि नवंबर में बहुत सारे त्योहार भी हैं, दीपावली भी है, छठ भी है और इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं उन सब का भी संज्ञान चुनाव आयोग लेता रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना ये उनका मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। तो इन सब चीजों का भी ख्याल चुनाव आयोग को रखना है। और जहां तक विधानसभा चुनाव की अगर हम चरणों की बात करें तो झारखंड में 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की अभी अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि 3 चरणों में हो, हालांकि 2 से 3 के बीच में है, लेकिन 3 चरणों की बात ज्यादा हो रही है। और वहीं महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वहाँ पर जो टेरेन है और वहाँ का जो पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना है, उस हिसाब से वहाँ एक ही चरण में चुनाव पहले भी होते रहे हैं और यहाँ तक कि हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव भी एक ही चरण में वहाँ पर पूरे के पूरे राज्य में संपन्न कराए गए हैं। तो वहाँ पर लगता है कि एक चरण में हो, लेकिन अभी इन सब चीजों का जो तारीखों का जो ऐलान है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाना है। तो वहाँ पर जो अलग अलग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से क्या मांगे रखी गई हैं, क्या वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 1 में हो या 2 चरणों में हो, तो बहुत सारी चीजें हैं वो आप चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा करेगा। लेकिन इतना तय है कि आज इन दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है और चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चलिए, फिलहाल ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब इंतजार है 3:30 बजे का, जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम का हाल।
और इसी के साथ आज के इस नए सवेरे के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह आपको छोड़ के जाएंगे कुछ खास और बेहतरीन तस्वीरों के साथ। और ये बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं सिलीगुड़ी से, क्योंकि सिलीगुड़ी में चल रहा है दुर्गा पूजा कार्निवल। आइए इन बहुत ही खूबसूरत झलकियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप सशक्त रहें, खुश रहें और साथ ही साथ आज चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत करें। इसी के साथ मुझे कृतिका और नया सवेरा की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक